चार विद्वान ब्राह्मण काशी से पढ़ करके आ रहे थे। अभी अभी किताबी ज्ञान पढ़े थे और उसके बाद अभी व्यवहारिक ज्ञान में नहीं आए थे। रास्ते में कोई व्यक्ति नदी में बह रहा था, डूब रहा था। तो चारों पंडित जो विद्वान पढ़ के आ रहे थे वो पोथी खोल के बैठ गए कि भैया अभी अभी पढ़ के आए हो, देखो बताओ कोई डूब रहा हो उसके लिए क्या करना चाहिए। कोई डूब रहा हो तो उस समय क्या करना चाहिए। अभी अभी किताब का ज्ञान भर के आए थे ना, तो सब भरे थे। जैसे ही पोथी खोले तो एक श्लोक मिला उसमें, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पंडित। सर्वनाश मतलब जहां पूरा जा रहा हो वहां सर्वनाशे समुत्पन्ने, जहां पूरा जाने का भय उत्पन्न हो गया हो वहां अर्ध त्यजति पंडित। आधा छोड़ दे, आधा पे संतोष कर ले तो वो पंडित माना जाता है। एक श्लोक सुनाया, दूसरा तुरंत जो है सो एक व्यवस्था किया तलवार की, बोला ये पूरा बह जाए उससे अच्छा इसकी गर्दन काट के आधा तो बचा लो कम से कम। तो गर्दन काट के उसका बाल पकड़ के खींच लिया। बोले तुम पूरा बह जाता उससे अच्छा था हम तुम्हारा सर बचा लिए कम से कम। बताइए ये है अधूरा ज्ञान, खतरनाक है कि नहीं है जी। अब ग्रंथ में तो लिखा है सही, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पंडित का अर्थ ये है कि अगर किसी से जमीन की झगड़ा हो रहा है, भैया 10 फीट जमीन के लिए लड़ाई हो रहा है, तो वहां कंप्रोमाइज कर लो कि जाओ 2 फीट कम दो, 5 फीट कम दो। तो यहाँ तो ठीक है 100 रुपया का झगड़ा हो रहा है, चलो 50 भी मिल गया तो संतोष करो कि 100 डूब रहा था 50 तो मिल गया। लेकिन अब कोई व्यक्ति डूब रहा है वहां यह श्लोक लागू कर दो, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पंडित। अधूरा ज्ञान खतरनाक हुआ कि नहीं हुआ। बड़ी लंबी कथा है। शाम हुआ, रास्ते में एक घर में जो है सो पधरामनी हुई, कहीं रुकना था ना। तो जिस घर में 4 विद्वान काशी से आए तो बड़ी श्रद्धा से गृहस्थ सेवा किया, खूब खीर सेवई का रसोई बनाया, पूड़ी का, और जो है सो भोजन परसा गया। तो तुरंत एक पंडित बोला कि देखो भोजन कैसा करना चाहिए, ग्रंथ खोल करके पढ़ो। समझे कि नहीं, ये भोजन जो मिला है ये करने लायक है कि नहीं है। तो उसमें सेवई की कटोरी रखी हुई थी। पंडित ग्रंथ खोला और उसमें लिखा हुआ था दीर्घ सूत्री विनश्यन्ते, दीर्घ सूत्री विनाश का कारण होता है, और सेवई दीर्घ सूत्री एकदम लंबा लंबा सूत्र जैसा लक्षा। बोला ये खाओगे तो सर्वनाश हो जाएगा, चलो यहाँ से। समझे कि नहीं, दीर्घ सूत्री विनश्यति। कितनी कथा सुना है, समझे कि नहीं, अधूरा ज्ञान का। अब बताइए इतना बढ़िया सेवई पूड़ी का रसोई, इतना बढ़िया श्लोक से छोड़ करके प्रणाम करके चारों विद्वान आगे बढ़ गए। बोले इस घर में रहोगे सर्वनाश होगा, यहाँ दीर्घ सूत्री बनता है। समझे कि नहीं, ऐसा ज्ञान का क्या करना है। और सुना है इनकी आगे वाली कथा। काशी से पहुंचना है लखीसराय तक इनको, तो अभी तो 2 ही गांव पार किए हैं और 4-4 लोग हैं, देख रहे हैं। अभी चारों अलग अलग विषय के विद्वान हैं। कोई आयुर्वेदाचार्य हैं, कोई ज्योतिषाचार्य हैं, कोई सब अलग अलग विषय के विद्वान हैं कि नहीं है। तो दीर्घ सूत्री विनश्यन्ति, सेवई पूड़ी तो खाए नहीं तो कुछ तो खाना था कि नहीं खाना था, भूख तो लगी थी। रात भर जैसे तैसे सो लिए। सुबह चारों योजना बनाए कि अब हम लोग खुद से बनाएंगे फिर पाएंगे। समझे कि नहीं। तो एक को जिम्मेवारी दिया गया कि भैया तुम जंगल से लकड़ी चुन के ले आओ, चूल्हा बनाओ, ईटा इकट्ठा करके तुम चूल्हा चिताओ। और दूसरे जो आयुर्वेदाचार्य थे उनको भेजा गया कि जाओ सब्जी मंडी से सब्जी खरीद करके ले आओ। समझे कि नहीं। तीसरा को बताया गया कि तुम घी के लेकर के आओ, आज शनिवार है खिचड़ी बनाएंगे। समझे कि नहीं। तब तक इधर जो चूल्हा चिताने वाले थे उनको कहा गया था कि तुम चावल डाल करके रखना, धीरे धीरे जो है सो व्यवस्था बनेगी। तो जो आयुर्वेदाचार्य थे वो गए सब्जी लाने, और वो सब सब्जी का गुण दोष देखने लगे कि किसमें बात दोष है, किसमें पित्त दोष है, किसमें कफ दोष है। समझे कि नहीं। तो कोई बात बढ़ाने वाला सब्जी था, कोई पित्त बढ़ाने वाला, कोई कफ बढ़ाने वाला। अंत में आयुर्वेद का एक मंत्र उनको मिला, तो तुरंत पोथी खोले कि कौन सा सब्जी सबसे बढ़िया है।
त्रिदोष कारक। तो उसमें एक आयुर्वेद का सूत्र मिला, सर्वदोष हरः निम्बः। नीम त्रिदोष कारक, त्रिदोष नाशक है, समझे कि नहीं? सर्वदोष हरः निम्बः। नीम का पत्ता, नीम का लकड़ी, नीम का रस जो है, नीम का फल जो है, ये त्रिदोष नाशक है, समझे कि नहीं? कफ पित्त वायु तीनों ठीक करता है। तो वो खूब बढ़िया से नीम की पत्ता तोड़ करके एक झोला लेकर के आए, समझे कि नहीं? पढ़े लिखे थे ना जी, तो कफ पित्त वायु बढ़ाने वाला सब्जी काहे को लाते? तीनों दोष ठीक हो जाए वैसा सब्जी खाना चाहिए। साग ही खाना है, भले भैया हम एक ही साग खाएंगे, लेकिन बढ़िया आहार खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो सब्जी में क्या आई? नीम की पत्तियां चकाचक। इधर चूल्हा चिता करके उस पे चावल चढ़ा करके रखे थे जो रसोईया चार्ज थे। तब तक उधर से घी लाने गए थे आचार्य जी, वो एक कटोरा में घी लेकर के आ रहे थे। अब अचानक से उनको ग्रंथ में एक मंत्र याद आ गया, ग्रंथ का, कि पात्रेन घृतम की घृतेन पात्रम। ये घी में कटोरा है कि कटोरा में घी है, कैसे पता चलेगा? पात्रेन घृतम की घृतेन पात्रम, कैसे क्लियर करिएगा बताइए? घी में कटोरा है कि कटोरा में घी है? तो अंत में जो है सो वो बोले कि अच्छा इसको उल्टा करके देखते हैं, पता चल जाएगा घी में कटोरा है कि कटोरा में घी है। ये सीधा तो ठीक ठाक है, उल्टा कैसे रहता है वो करके देखते हैं। तो कटोरा उल्टा की है, पता चल गया कि नहीं नहीं, पात्रे न घृतम, पात्र में ही घी था, समझे? था नहीं, पात्रे न घृतम। ये कब पता चला? जब घी कटोरा से खाली हो गया, तभी न कन्फर्म हुआ। क्या करें, जैसे तैसे घी जो गिर गया था वही उठा करके धूल गर्दा समेत लेकर के आए। पढ़े लिखे लोगों की कथा है ये पंचतंत्र की कथा है। अब इधर जो है सो चावल चढ़ा के रखे थे रसोईया चार्ज, और बगल में बैठे थे व्याकरणाचार्य। तो चावल जब पकता है तो खदर खदर की आवाज आती है ना, तो व्याकरणाचार्य जो खदर खदर की आवाज जो आ रही थी उसके शब्द की व्याख्या ढूंढे कि व्याकरण में इसका क्या अर्थ है। तो उसमें जो है सो बता रहा था, अशुद्धम किम वक्तव्यम, बोले ये शुद्ध नहीं बोल रहा है, ये जो खदर खदर बोल रहा है ये शुद्ध भाषा नहीं है, व्याकरण के अनुसार इसमें बढ़िया रस छंद नहीं निकल रहा है, समझे कि नहीं? तो उसको बहुत डांटे, बोले चुप हो जाओ, व्याकरण के अनुसार शुद्ध बोलना है तो बोलो, नहीं तो चुप रहो। अब बताइए चावल की हांडी चुप होगी? 3 बार बोले अशुद्धम किम वक्तव्यम, अशुद्ध क्यों बोल रहे हो, शुद्ध बोलो या चुप हो जाओ। अब नहीं चुप हुआ, ना बोलना बंद किया, तो व्याकरणाचार्य को गुस्सा आया, बगल से एक कटोरी धूल उठा के डाल दिए उसमें, बोले अब चुप हो गए कि नहीं? अब बताइए कितना सुंदर रसोई बन के तैयार हुई, चावल धूल भरा, साग नीम की, घी एकदम सना हुआ। ये किसका करनी है? सब पढ़े लिखे विद्वान काशी के आचार्य लोग को। काशी वाले सब ऐसे ही ज्ञानवान होते हैं, लोग झूठ मूठ के उनको ज्ञानी मान लेते हैं। आज ही हम सुबह बता रहे थे कि लगता है कि अब कलयुग का आगमन हो गया है। पता है कैसे? मेरे जैसे मूर्ख को भी लोग विद्वान मानने लगे हैं। ये सब कलयुग का प्रभाव है, समझे कि नहीं? कलयुग का दोष है कि नहीं है? अरे जो एक अक्षर पढ़ा लिखा नहीं है उसको लोग विद्वान मान ले, ये कलयुग का ही तो दोष है ना जी। क्यों महाराज, है कि नहीं है? कलयुग का दोष।